गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो है अपना जुडिशरी जो है वो सारा कवर कर लिया और उससे रिलेटेड जो जुडिशरी से रिलेटेड अब तक जो क्वेश्चंस जो है जो मेंस में पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में, वो भी मैंने जो है आपको 2 क्लासेस में करवा दिए थे। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम जो है ये बेसिकली हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है पॉलिटी का। आज की क्लास में हम जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। 2 से 3 क्लासेस में ये क्लास जो है ये कंप्लीट हो जाएगी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जैसे ही आज की क्लास जो है खत्म होगी, इससे रिलेटेड जो मेंस में 3 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं अभी तक, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल गवर्नमेंट्स का। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है इसमें ये दो इसके वो आते हैं आपके 2 क्लासिफिकेशंस आती हैं। एक आता है इसमें आपका पंचायती राज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। दूसरा आता है इसमें अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, ये टेबल जो है ये एज इट इज ही बना लेना। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें इंक्लूड किए गए थे बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये जो अर्बन लोकल बॉडीज जो है ये इंक्लूड की गई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। ठीक है, तो ये जो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 11 जो है वो ऐड किया था, शेड्यूल 11, और इसने जो है अर्बन लोकल बॉडीज ने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 12 जो है उसको इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ये आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट्स। तो आज की क्लास जो होगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो कल की क्लास होगी, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज और साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। उसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ टॉपिक्स जो है मैंने आपको जानबूझ के छुड़वाया। मैंने अपनी पिछली क्लासेस जो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, जैसे हमने PIL वगैरह जो है वो छोड़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपका पॉलिटिकल इश्यूज जब करेंगे वहां पे कवर होंगी। उसी के साथ साथ मैंने आपको जो है बताया था कि मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि क्या हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह जो है क्या वो मैं आपको करवा रहा हूँ या फिर नहीं करवा रहा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है उनके नोट्स जो है वो आपको मैंने सेंड कर दूंगा, और उसी के साथ साथ जो आपके काम की चीजें जो है वो भी मैं आपको जो है जैसे ही हमारा पंचायती राज जो है सॉरी ये लोकल बॉडीज वाला जो ये है लोकल गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक जो है, जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद एक मेंस की क्लास लगा के 1 या 2 क्लासेस में जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो बचती हैं वो आपको करवा दी जाएंगी। वैसे मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है मैंने आपको कवर करवा दी है, जिसमें आपका यूपीएससी आता है वो हमने कवर कर लिया, आपका फाइनेंस कमीशन जो आता है वो हमने कवर कर लिया, और भी कुछ बॉडीज जो है फिलहाल मुझे याद नहीं आ रही वो भी हमने कवर कर दी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी होती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आपको जो है वो कवर करवा दी जाएगी। इसी के बाद जो है वो आपको कवर करवा दी जाएगी, हो सकता है इसी के अंदर ही आपको कवर करवा दी जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो एक तो जो आपकी बॉडीज जो बचती हैं वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो आपको कवर करवा दी जाएंगी। क्या क्या उसमें लिखने वाली चीज है वो आपको डिक्टेट जो है वो करवा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट उसके जो है 50 पेजेस के नोट्स आपके हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, जो कि लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग, और ऑलमोस्ट 50 पेजेस के ही नोट्स हैं आपके उसके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, तो आपको उनको भी पढ़ना है, वो मैं आपको जो है एज इट इज ही सेंड कर दूंगा। उसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं उनमें जो है वही चीज जो है वो प्रिसाइज करके दी हुई है। तो एक बार जो है पहले हमारे नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, पहले जो मैं आपको लिखवाऊंगा उसको जो समझाऊंगा आपको उस पर ध्यान देना, देन जो आपको लिखवाया जाएगा उसको साथ में खुला खुला लिखना उसको। मान लो अगर मैं 1 पेज में कवर करवा रहा हूं तो आपको उसको जो है काफी स्पेस छोड़ के जो है चीजें जो है वो आपको लिखनी है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा जो हमारे एकेडमी वाले नोट्स हैं उनमें से देखना कि उसमें से कोई चीज जो है ऐड करने वाली होगी तो उसको कर लेना। देन उसके बाद जो है लक्ष्मीकांत वाली बुक एक बार पढ़ लेना, उसमें से देखना कहीं हमारे नोट्स में कुछ ऐसा छूटा तो नहीं है जो लक्ष्मीकांत वाली बुक में दिया हो। वैसा तो ऐसा कुछ भी ऐसा छूटा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक रीडिंग जो है वो आप उसकी दे देना। ठीक है,
आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का, जो आज हमने कवर करना है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाने का मतलब मकसद क्या था कि जो हमारी गवर्नमेंट जो है उसको 3 टायर्स में डिवाइड करना, ठीक है, कि एक सेंटर में आपकी गवर्नमेंट हो, एक देन स्टेट पे आपकी गवर्नमेंट हो, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपकी गवर्नमेंट जो है वो हो, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली ये चीज जो थी कि जो हमारी स्टेट है उसको आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करना या डिस्ट्रिक्ट को आगे गांव पंचायत वगैरह जो है उसमें डिवाइड करना, तो ये अभी का नहीं आ रहा, ब्रिटिश टाइम से हो रहा है ये। और उससे पहले भी अगर एंशिएंट टाइम में देखें, जब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ ग्रामा होगा, ग्रह होगा, ग्रहपति होगा, ग्राम में ग्रह होगा, ग्रह घर को कहेंगे, घर का जो मुखिया होगा उसको ग्रहपति कहा जाएगा, ठीक है। ग्राम का मुखिया होगा उसको क्या कहा जाएगा, देन ग्राम के बाद मल्टीपल विलेजेस जो होंगे वो आपके मंडल बनाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में करवाई थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 3 टायर गवर्नमेंट का जो ये हो आपका प्रोसेस हो या 3 टायर गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म हो वो बिल्कुल नया हो। तो वो मैकेनिज्म जो है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री से चलता आ रहा था। लेकिन हम जो है जो यहाँ पे कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी में, हम कवर करेंगे 1947 के बाद, कि जब से हमारा देश जो है उसको आजादी मिली, या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो उसके बाद से हम जो है हमारे पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एग्जिस्टेंस में आया। तो जैसे हमारा भारत देश जो था वो आजाद हुआ, ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 प्रोग्राम स्कीम्स जो थी वो लेके आए, ठीक है। 2 प्रोग्राम्स लेके आए। सबसे पहला उनका प्रोग्राम था, 2 स्कीम्स जो थी, सबसे पहली थी उनकी स्कीम CDP, जिसका मतलब था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये CDP आया आपका 1952 में। सेकंड उनका प्रोग्राम था NES, ये आया था 1953 में। NES का मतलब था नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है। तो CDP और NES लाए थे जवाहरलाल नेहरू। उससे पहले भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन रहा था उस टाइम पे भी गांधी और जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं उनके बीच में एक डिबेट जो है वो हुई थी। गांधी जी ये चाहते थे कि हमारा देश जब आजाद हो तो जो हमारी गवर्नमेंट जो है उसी टाइम पे 3 हिस्सों में मतलब बढ़ जाए, कि स्टेट सेंटर पे एक अलग सेंटर पे गवर्नमेंट हो, स्टेट में गवर्नमेंट हो जो स्टेट को चलाए, देन जो डिस्ट्रिक्ट या फिर जो आपके विलेजेस जो है उसको चलाने के लिए एक 3rd टायर जो था उसकी बात जो है गांधी जी शुरू से करते थे। वो चाहते थे कि पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो स्टार्टिंग से ही हो जाए। लेकिन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उनका ये मानना था कि आप बात कर रहे हो कि विलेजेस लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो उनका कहना था, उनका जो उनका कंसर्न था वो ये था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी जो हायर कास्ट के लोग हैं वही अभी रूल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या विलेजेस लेवल पे, ठीक है। विलेज का सरपंच वगैरह जो होता है वो आप जनरली देखते हो कि जाट होता है, ठीक है। तो उस वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि अगर इसी टाइम पे हमने जो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर दी तो उस वजह से क्या होगा कि वो पावर जो होगी वो हमेशा के लिए जो हायर कास्ट है उसके पास चली जाएगी और जो लोअर कास्ट होगी वो दबी की दबी रह जाएगी। इस वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या सजेस्ट किया कि फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम अपनी गवर्नमेंट जो है उसको 3 टायर में डिवाइड नहीं करते, फिलहाल ऐसे चलने देते हैं, एक सेंटर में एक स्टेट में। हाँ, ऐसा जरूर कर दिया गया कि उन्होंने 3rd टायर को लाने की बात जो है वो DPSPs में कर दी। उन्होंने बोल दिया कि इसको फिलहाल के लिए इंप्लीमेंट नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि आपके DPSPs जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। तो इसके लिए इनके लिए आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते कि किसी पर्टिकुलर जगह पे इस DPSP को फॉलो जो है वो नहीं किया जा रहा, तो उसकी वजह से आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि उस DPSP को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इस वजह से उन्होंने इसको पंचायती राज सिस्टम को DPSPs में डाल दिया, ठीक है। तो वो जब DPSPs करवाए थे तब मैंने आपको वहां पे बताया था कि ये वाला DPSP जो है इसकी वजह से आपके पंचायती राज जो था वो आया या लोकल गवर्नमेंट जो है वो आई। तो उस टाइम पे ये डिबेट जो है ये चली देश के आजाद होने से पहले, या जब आप कह लो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था उसकी फॉर्मेशन हो रही थी।
अब इस वजह से क्या हुआ कि ये डिबेट एज इट इज ही यहीं पे ठंडी पड़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू जो है 1952 में जब इलेक्शंस वगैरह हुए हमारे 51-52 में, उसके बाद नेहरू जो है वो चुन के आए, ठीक है। तो उन्होंने 1952 में सीडीपी प्रोग्राम लाया और एनईएस प्रोग्राम लाया 1953 में, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया कि ये प्रोग्राम जो था बेसिकली वो फेल हो गया, ठीक है। अब फेल होने का रीजन जब देखा गया तो उस वजह से जो आपके जब नेहरू जो थे उन्होंने क्या बोला, जो आपके आईएएस ऑफिसर्स जो थे उस टाइम के, उनको बोला गया कि आप ऐसे करो, आप जो है वहां पे क्या कहते हैं गांव खेड़े जो है वहां पे जाओ, वहां पे जो है मेरे को पता करके बताओ कि ये प्रोग्राम जो था ये फेल होने का रीजन क्या था, ठीक है। बेसिकली इसका जो है सेम इसी प्रोग्राम का आपको एग्जांपल नहीं दे रहा है, एक अलग एग्जांपल जो है वो मैं आपको देके बता रहा हूं। एक बार हुआ क्या कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने ना कुछ घर वगैरह जो है गरीबों के लिए वो बनाए, ठीक है, या ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते थे उनको जो है घर बना के दिए। अब जब वो घरों में उस चीज को इंप्लीमेंट करने की बात है, अब घर तो बना दिए, ठीक है, अब उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है। घर किन के लिए बनाए? ट्राइबल लोगों के लिए। अब ट्राइबल लोग जो है अगर वहां पे आके रहेंगे नहीं तो उन घरों को बनाने का फायदा क्या, ठीक है। तो उस वजह से उन लोगों के लिए वो घर जो है वो बना के दिए गए। तो अपार्टमेंट जो थे ऐसे करके बना दिए गए, ठीक है, ऐसे अपार्टमेंट्स बना दिए गए। अब जब उन अपार्टमेंट्स में लोग जब आए, ट्राइबल लोग आए, तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग ये सेट ही नहीं बैठता, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया था, सरकार ने लोगों से बिना पूछे, ठीक है, हायर अथॉरिटी ने फैसला ले लिया, ठीक है, सेंटर ने पैसे दे दिए, स्टेट ने जो थे उस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया, और जो आपके आईएएस वगैरह जो थे उन्होंने जो आपके सीनियर ऑफिसर्स जो थे, जैसे आपके आर्किटेक्ट्स होते हैं, उन्होंने इस तरीके का घर जो है वो बना दिया। जिनको रहना था उनसे पूछा नहीं गया कि हम आपके लिए घर वगैरह बना रहे हैं तो आप जाके देखो तो सही कि क्या वो जो है वो सारी चीजें जो है वो सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही। तो ये है इसी तरीके से आपकी सीडीपी और ये एनईएस जो थी ये उतनी सफल जो है वो नहीं रह पाई। तब नेहरू ने क्या बोला आईएएस ऑफिसर्स को कि आप ग्राउंड लेवल पे जाओ, वहां पे जाके पता करो कि कहां पे जो है वो गलती आ रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने क्या कहते हैं वहां पे गए, जैसे बॉम्बे जैसे शहरों में गए, ठीक है, तो 2 महीने के लिए एक तो जहां से आईएएस वगैरह जो भेजे हुए थे, एक तो वो उस स्टेट के थे नहीं, ठीक है, तो एक नई स्टेट में गए, ठीक है, मान लो बॉम्बे चले गए, ठीक है। अब बॉम्बे जाएंगे वहां पे, ठीक है, दूसरा इनको टाइम बहुत कम दिया, टाइम दिया इनको 2 महीने का कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो रिपोर्ट आपको पेश करनी है। 2 महीने का टाइम दिया। मान लो कोई वहां से अमृतसर से कोई आईएएस ऑफिसर जो है मुंबई चला गया, ठीक है, अब वहां पे जाएगा, ठीक है, तो वहां पे घूमेगा फिरेगा भी, ठीक है, जुहू बीच घूमने लग गया वो, ठीक है, बाद में क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन के घर के सामने चला गया, ठीक है, वहां पे अमिताभ ऐसे करने लग गया, ठीक है। टाइम गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, वो रिपोर्ट जो थी वो इनसे दी नहीं गई, ठीक है। अब 2 महीने में रिपोर्ट तैयार नहीं हुई तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट बना के नेहरू के सामने पेश कर दी, ठीक है। अब उस वजह से क्या हुआ कि नेहरू को बाद में जब फाइनली पता चला कि हाँ ये तो कुछ चीजें जो है ये जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा, देन फाइनली नेहरू ने क्या किया, एक कमेटी जो है वो बिठाई, ठीक है। अब यहां से हमारा टॉपिक जो है लोकल गवर्नमेंट का वो स्टार्ट होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए थी ताकि आपको ये समझ में आए कि ये कमेटीज जो है ये बनी क्यों थी, ठीक है। तो एक कमेटी बनने का रीजन ये था कि वो जो आईएएस ऑफिसर जो थे उनकी रिपोर्ट जो थी वो वायबल नहीं थी। देन इसके ऊपर पहली बार जो है कमेटी बनती है, कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, ठीक है। 53 में जो है आईएएस ऑफिसर्स को भेज दिया गया, ठीक है, उनकी रिपोर्ट जो है सही नहीं आई। देन 57 में बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जब बनाई जाती है तो वो ये कहती है वो रिकमेंडेशंस देती है, इसको हेड करने वाले कौन थे, बलवंत राय मेहता, ठीक है, यही इसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने रिपोर्ट ये दी कि 1957 में इन्होंने रिपोर्ट दी कि हमें जो है 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए और 3 टायर पंचायत सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनकी रिपोर्ट जो इन्होंने दी थी ना वो कभी भी इंप्लीमेंट जो है वो नहीं हो पाई, ठीक है। तो उसके वेरियस रीजंस थे, ठीक है। जब हम पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह दोबारा करेंगे तभी ये चीजें जो है वो दोबारा आपको बताई जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि बलवंत राय मेहता एक कमेटी आई, कौन से ईयर में आई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन चेयरमैन थे, चेयरमैन इनके नाम जो होंगे इनकी कमेटी पे ही होंगे, ठीक है। बस 3-4 बातें याद करनी है। 4 कमेटीज आज आपको करवाऊंगा,
चारों कमेटीज की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, चारों कमेटी के ईयर्स जो है वो पता होना चाहिए, कौन सी कमेटी ने क्या बोला वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता ने क्या बोला कि 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो हमें बनानी है, एक सेंटर पे गवर्नमेंट होगी, देन स्टेट में गवर्नमेंट होगी, और देन आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वहां पे गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो जो इन्होंने बोला था कि एक तो ये आपकी होगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोल दिया कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ आपकी ये होनी चाहिए जिला परिषद होनी चाहिए, देन उसके नीचे आपकी होनी चाहिए पंचायत समिति, और देन सबसे नीचे होनी चाहिए आपकी ग्राम सभा, ठीक है। तो ये जो है या ग्राम परिषद, ठीक है, ग्राम परिषद के अंदर आपकी क्या होगी, ग्राम सभा होगी। तो इन्होंने ये 3 टायर सिस्टम जो था वो दिया था, ठीक है, कि एक सेंटर होगा, देन आपका स्टेट गवर्नमेंट होगी, एंड देन थर्ड जो आपका टायर जो होगा वो ये होगा जिला परिषद का, और जिला परिषद के नीचे कौन होगी, पंचायत समिति होगी, या जिसको आजकल हम जो है ब्लॉक समिति कहते हैं, और उनके नीचे जो है वो ग्राम पंचायत होगी। तो ये सिस्टम जो था ये इनके द्वारा ये जो थे आपके बलवंत राय मेहता जो थे इनके द्वारा दिया गया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, इन्होंने इस चीज को जो है बता दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि ये जो है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बस सिर्फ अपना सिंगल जो अपना प्लान जो था वो लेआउट कर दिया, और स्टेट्स जो थी उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिस स्टेट को जो चीज पसंद है आप वैसे कर लो, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन जो थी वो यही थी, ठीक है, कि स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया। अब किसी स्टेट ने क्या किया, 2 टायर सिस्टम जो था वो ले आए, कोई स्टेट जो थी वो 3 टायर सिस्टम ले आई, किसी स्टेट्स ने कोई सिस्टम लाया ही नहीं। एक स्टेट ऐसी भी थी, 2-3 स्टेट्स आपकी जिन्होंने 4 टायर सिस्टम जो था उसको इंक्लूड कर लिया। देन ये चीज क्या कहते हैं अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, लेकिन एक चीज जो थी वो हो गई कि पहली स्टेट जो थी 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान जो थी वो पहली ऐसी स्टेट बन गई जिसने 3 टायर सिस्टम जो था उसको अपना लिया, ठीक है। तो राजस्थान में और राजस्थान के बाद ये जो इसकी इनॉग्रेशन जो थी वो पंडित नेहरू ने खुद की थी, और ये जो था 2 अक्टूबर इस वजह से याद रखना क्योंकि पंडित नेहरू जो थे जो हमारे महात्मा गांधी थे उनको जो है वो चीज जो थी, क्योंकि वो चाहते थे हमेशा से कि 3 टायर सिस्टम जो है 3 टायर सिस्टम जो है वो बने। तो गांधी जी को ये एक तरीके से श्रद्धांजलि थी उनकी नेहरू जी की कि उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान जो थी वो पहली ऐसी स्टेट बन गई जिसने 3 टायर सिस्टम जो था वो अपना लिया। राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम जो है वो आपको आपके नोट्स जो है वहां पे मिल जाएगा, अभी फिलहाल मुझे उसका नाम जो है वो याद नहीं आ रहा। कुल्लूर ऐसा कोई नूर करके जो है डिस्ट्रिक्ट जो थी उसका नाम था। तो राजस्थान के बाद क्या हुआ, राजस्थान के बाद आंध्रा ऐसी स्टेट बनी जिसने अपना जो है 3 टायर सिस्टम जो था वो अपनाया, ठीक है। लेकिन सभी स्टेट जो थी अभी वो जो है इस चीज को नहीं अपना रही थी। तो ये बेसिकली जो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी थी ये टेक्निकली आपकी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इसने स्टेट जो थी उनको एक रिजिड मैकेनिज्म जो है वो नहीं दिया कि आपको 3 टायर सिस्टम ही अपनाना है। उसने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप चाहो तो 2 टायर सिस्टम अपना लो, 3 टायर अपना लो या 4 टायर अपना लो। इन्होंने बोल दिया कि जैसा स्टेट को सही लगता है वो वैसा करे, ठीक है। देन उसके बाद आपकी सेकेंड कमेटी आती है। पहली कमेटी थी आपकी बलवंत राय मेहता, ठीक है। सेकंड कमेटी आपकी आती है अशोक मेहता कमेटी, ये आती है आपकी 1977 में, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी आती है आपकी 1997 में। इसने क्या किया था, इसने 132 रिकमेंडेशंस जो है वो दी थी, ठीक है। 132 रिकमेंडेशंस, इसने भी काफी रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन वो जो है ऐसा जो है जो हमारे काम की होती हैं 1 या 2 ही होती हैं, तो हम उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अशोक जो मेहता कमेटी जो थी उन्होंने 132 रिकमेंडेशंस जो है वो दी। वो अशोक मेहता कमेटी ने क्या बोला कि जो आप 3 टायर सिस्टम की बात कर रहे हो ना, आप 3 टायर सिस्टम को छोड़ो, आप 2 टायर सिस्टम जो है उसको अपनाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक आपकी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां पे आप सिर्फ 2 टायर सिस्टम जो है वो अपनाओ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे उन्होंने बोल दिया एक जिला परिषद हो, ठीक है, और जिला परिषद के नीचे एक आपकी ब्लॉक समिति हो या क्या कहते हैं उसको
पंचायत। मंडल पंचायत में क्या होता था कि छोटे छोटे गांव जो होते थे उनको मिक्स करके एक मंडल जो है वो बना दिया जाएगा एंड देन वो मंडल जो है वो किसके द्वारा हेड किया जाएगा, मंडल पंचायत के तहत। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने सिस्टम्स हो गए, 2 सिस्टम। ठीक है, तो उस चीज को कहा जाता है आपका 2 टायर। पिछला जो था उसमें 3 सिस्टम थे। ठीक है, आपका जिला परिषद, देन आपका वो था ब्लॉक समिति एंड देन उसके बाद था आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 सिस्टम थे, इसी वजह से उसको 3 टायर कहा जाता था। यहां पे उन्होंने क्या बोल दिया कि 2 टायर सिस्टम जो है वो लेके आया जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 सिस्टम हो, एक होगा आपकी जिला परिषद, दूसरा होगा आपका मंडल पंचायत। ठीक है, तो ये बात कह दी गई आपकी अशोक मेहता कमेटी ने। साथ ही साथ अशोक मेहता कमेटी ने एक और अच्छी बात की, वो ये बात की गई कि देश के जो मसले हैं, ठीक है, जैसे देश के जो केसेस है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस है, वो हम देखते हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो स्टेट के इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो देखे जाते हैं आपके हाई कोर्ट में। इन्होंने ये बात की कि देश के जो छोटे छोटे मसले हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे छोटे मसले हैं, एक गांव के छोटे छोटे मसले हैं, उसके लिए उन्होंने बोला कि एक न्याय पंचायत जो है वो बनाई जानी चाहिए, कि एक न्याय पंचायत जो है वो इस्टेब्लिश की जाए, जो जजेस जो है उनको अपॉइंट किया जाए आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो जजेस जो है उनको अपॉइंट करेगी, वो यहाँ पे न्याय पंचायत में आके अपने फैसले जो है वो सुनाएंगे। ठीक है, तो ये बात कही गई एएमसी के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जो थी जनता गवर्नमेंट के दौरान आई थी। ठीक है, तो जनता गवर्नमेंट जो थी वो जल्दी कोलैप्स कर गई, तो इस वजह से इसको भी एएमसी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, एएमसी के बाद आती है आपकी 3rd कमेटी 1985 में, जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव कमेटी, ठीक है, जीवीके राव कमेटी ने इनसे अलग जो है 1985 में इनसे अलग बात ये की कि उन्होंने बोला कि हमारा जो ये है, हमारा जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे क्या होता है कि सारे फैसले जो हैं डीसी लेता है। ठीक है, ज्यादा पावर जो है वो डीसी को दे दी गई है। तो उन्होंने बोला कि हर एक जिले में आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डीसी होगा और साथ ही में एक डीडीसी होगा। ठीक है, डीडीसी कौन होगा आपका, डीडीसी होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तो होगा ही होगा, साथ में एक डीडीसी होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, अब डीसी का काम जनरली डीसी का काम क्या होता है, डीसी का काम होता है कि स्टेट में लॉज जो है उनको लेके आना और जो लॉ बनाए हुए हैं सरकार के द्वारा उनको इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है, जीवीके राव कमेटी ने क्या बोला कि जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो होंगे वो लेके कौन आएगा, वो लेके आएगा डीडीसी। ठीक है, डीडीसी डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है वो लेके आएगा, उन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी जो होगी वो डीसी की होगी। ठीक है, तो ये बात कही गई आपकी जीवीके राव कमेटी में। ठीक है, 1985 में। लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस जो थी वो भी नहीं सुनी गई। उसके रीजन जो थे वो ये थे कि इस वजह से क्या हो रहा था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोअर लेवल पे, उनको ज्यादा पावर जो है वो असाइन करने की बात की जा रही थी। और देन 1985 में वो जो आपका पॉलिटिकल टर्मोइल जो था वो चल रहा था, देन उस वजह से आपका ये जो था जीवीके राव कमेटी की रिकमेंडेशन जो थी वो भी नहीं मानी गई। ठीक है, देन फाइनली क्या हुआ, इन्होंने बेसिकली जो आपका रेड टेपिज्म जो है जिसकी बात की जाती है, जब आप गवर्नेंस वगैरह करोगे तब इनके एग्जांपल जो है वो आपको वहां पे कोट करने होते हैं। ठीक है, या पॉलिटिकल इश्यूज करोगे तब ये दोबारा वहां पे आपसे डिस्कस होंगी कि किस तरीके से इनको जो है आपको अपने आंसर्स में कोट करना होता है। ठीक है, तो पहली कमेटी होगी आपकी ये बलवंतराय मेहता, दूसरी थी अशोक मेहता, तीसरी थी जीवीके राव कमेटी। देन 4th कमेटी आती है आपकी एलएम सिंघवी कमेटी। 4th कमेटी आती है आपकी एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में। इस कमेटी ने फाइनली जो बात जो बोली, ये कमेटी ने बोला कि अब हम जो है अभी तक सक्सेसफुल इस वजह से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, हम या तो स्टेट्स के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है, कि स्टेट जो है उस चीज को इंप्लीमेंट करे, या हम एक्ट्स ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है उस चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड जो है वो नहीं कर रहे, इसी वजह से हम अभी तक जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो एलएम सिंघवी ने फाइनली बोल दिया कि हम जो है इसके लिए आपको सरकार को बोला, सरकार को ये रेकमेंड किया कि अगर आप जो है पंचायती राज जो है उसको रिवाइटलाइज जो है वो करना चाहते हो या उनको ज्यादा पावर जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहते हो, तो आपको उस चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड करना होगा। ठीक है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाना होगा, तभी हमारी ये जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स को पावर देने की बात कर रहे हो या विलेजेस को पावर देने की बात कर रहे हो, वो चीज जो है वो तभी हो पाएगी।
ठीक है। देन फाइनली इसने साथ में ये बोल दिया कि 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो आए, ठीक है। वो 3 टायर जो होगा वो किस तरीके से होगा, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आज जब करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करो तभी जो है उसका फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। देन फाइनली क्या हुआ, इन सब चीजों के बाद राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो है एक 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेके आई, ठीक है, एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, कि हम जो है फाइनली इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए उन्होंने राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो थी 1989 में 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेके आई, ठीक है। ये लोकसभा में पास हो गया क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जो कांग्रेस जो थी उसकी मेजॉरिटी थी, लेकिन राज्यसभा जो थी वो वहां पे पास नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड होना था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, वो नहीं हो पाया। देन क्या हो गया, वीपी गवर्नमेंट आई, वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई 1990 में, ठीक है। वहां पे भी ये जो थी चीज जो थी ये पास नहीं हो पाई। देन उसके बाद क्या हुआ, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई 1992 में, और देन फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो था उसको जो है एस्टैब्लिश किया गया, और अर्बन लोकल बॉडीज जो थी उसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको जो था यहाँ पे इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी कि कैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो उसके पीछे की जो कमेटीज की कहानी थी, कौन सी कमेटी ने क्या बोला वो आपको पता होना चाहिए, कमेटी के नाम पता होने चाहिए, कमेटी का ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो कहानी मैंने आपको अभी बताई है 89 से लेके ये वाली तक 1992 तक, ये पेपर में नहीं पूछी जाती। हाँ, इतना पता होना चाहिए कि 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो किससे रिलेटेड था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से या लोकल बॉडी से रिलेटेड था, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा कि ये जो आपका ये है 1989 की जो स्टोरी जो आपको बांधनी होती है उस वजह से ये चीजें जो है ये आपको बताई जाती है, लेकिन एज सच एग्जाम्स में ये जो है ये चीजें अभी तक नहीं पूछी गई, ठीक है। तो एज सच इनका कोई चांस भी नहीं है पूछने का, बस हाँ आपकी स्टोरी में लय बनी रहे उस वजह से ये बातें जो है ये आपको बताई है। जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो यही है, कमेटी का नाम, कमेटी का ईयर और कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन जो है वो दी है, ठीक है।